राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी इन दिनों यूपी चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में दिख रही हैं। लगातार बार बार यूपी के दौरे कर रही हैं, हर मुद्दा उठा रही हैं, हर उन परिवारों से मिल रही हैं, तमाम लोगों से मिल रही हैं जो किसी ना किसी वजह से पीड़ित हैं। भले ही अभी चुनाव का औपचारिक ऐलान होने में काफी वक्त है, लेकिन प्रियंका अब की बार यूपी में पूरी ताकत झोंक रही हैं। किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार के चुनाव में कांग्रेस को एक मेन प्लेयर बनाना चाहती हैं। प्रियंका मिशन यूपी पर किस शिद्दत से जुटी हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रियंका गांधी अब अपना मुख्यालय दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट करने जा रही हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, उससे यह लगता है प्रियंका गांधी का दिल्ली का पूरा स्टाफ जो उनके ऑफिस में काम करता है वो अब लखनऊ शिफ्ट हो जाएगा। बताया जा रहा है लखनऊ के कौल निवास को प्रियंका के कार्यालय के रूप में तब्दील किया जा रहा है। खबर है 14 नवंबर को औपचारिक तौर से कौल निवास को कांग्रेस का चुनाव मुख्यालय या फिर वॉर रूम घोषित कर दिया जाएगा। हाल में आपको याद होगा लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद से प्रियंका गांधी ने जिस तरह कमान संभाली है, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका चुनाव होने तक अब यूपी में ही रहेंगी। अब उनका बेस दिल्ली नहीं लखनऊ होने वाला है। इस दौरान वो हर हफ्ते 5 जिलों को कवर करेंगी, जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक। यूपी के 18 मंडलों में प्रियंका जनसभाएं करने वाली हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो प्रियंका गांधी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई हैं। इसी कड़ी में आज वो लखनऊ में थी, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। साथ ही खुद के चुनाव लड़ने को लेकर भी प्रियंका ने बयान दिया। न्यूज 24 से खास बातचीत में प्रियंका ने कहा, चुनाव लड़ने को लेकर आने वाले दिनों में सोचा जाएगा। जरा सुनिए। प्रियंका जी, आज चुनाव को लेकर आपने बड़ा ऐलान किया और कहा कि 40% टिकट आप लोग महिलाओं को देने जा रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में। राजनीति में आए, समाज को बदलें, राजनीति को बदलें। देश में जो राजनीति में जो नफरत आ गई है और जो घृणा है और जो गुस्सा है, उसके बजाय महिला आए, करुणा भाव लाएं, सेवा भाव वापस लाएं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसको पूरे देश में लागू करने वाली है। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ। यहाँ पे मैंने निर्णय लिया है सबकी सहमति के साथ। अब दूसरे प्रदेशों के प्रभारी और जो लड़ रहे हैं वहाँ चुनाव, वो वहाँ पे तय करेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? देखा जाएगा। प्रियंका गांधी ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कहा इस बार चुनाव में कांग्रेस अपने 40% टिकट महिलाओं को देगी। वो भी सुनिए। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। हालांकि प्रियंका ने, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले सुनवाया, खुद के चुनाव लड़ने पर सवाल टाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव में, उन्होंने कहा कि इस पर सोचा जाएगा, फैसला बाद में होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस का कौन होगा, इस पर भी प्रियंका ने कहा फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन अभी तक सूत्रों से जो खबर मिल रही है, प्रियंका गांधी हो सकता है यूपी के इस बार चुनाव में एक नहीं 2-2 सीट से चुनाव लड़ें। एक पूर्वांचल में और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वाराणसी की किसी सीट की चर्चा भी जोर शोर से चल रही है। खैर देखते हैं। लेकिन प्रियंका के एक्शन मोड में आने से तमाम अटकलें तो एक बार फिर से गर्म हो ही गई हैं। आपको भी पता है यूपी में कांग्रेस का पिछले कई वर्षों से बुरा हाल है। कांग्रेस का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव गिरता ही गया है। जरा एक नजर डाल लीजिए। 2017 के चुनाव की बात कर लीजिए। 105 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, सिर्फ 7 सीटें जीती थी। 2012 उससे पहले वाला सारी 355 लगभग सीटें लड़ी थी, 28 जीती थी। और 2007 और पीछे चले जाइए, 393 सीटें लड़ी थी, 22 जीती थी। और 2002 402 लड़ी थी और सिर्फ 25 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। उससे भी पीछे 33 सीटें। यानी कई दशक हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन
खासतौर से विधानसभा चुनाव में बहुत खराब रहा है। लोकसभा चुनाव में तो याद होगा आपको, एक बार 20-25 सीट तक पहुंच गई थी कांग्रेस, 2 चुनाव पहले की बात है। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या प्रियंका गांधी इस बार कोई चमत्कार कर पाएंगी? प्रियंका के यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देने के फैसले पर बीएसपी की नेता मायावती ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, महिलाओं को 40% टिकट देने की कांग्रेस की घोषणा कोरी चुनावी नाटकबाजी है। चुनाव आते ही कांग्रेस को महिलाएं और दलित याद आ जाते हैं। जरा मायावती को भी सुनिए। कांग्रेस जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो इनको दलित, पिछड़े और महिलाएं याद नहीं आती, किंतु अब जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इनको महिलाएं याद आई हैं। उन्हें 40% टिकट देने की घोषणा इनकी कोरी चुनावी नाटकबाजी है। महिलाओं के प्रति कांग्रेस की चिंता अगर इतनी ही वाजिब और ईमानदार होती तो केंद्र में इनकी सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस का स्वभाव है कहना कुछ और करना कुछ, जो इनकी नीयत और नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। यूपी और देश में महिलाओं की आधी आबादी है। इनका हित और कल्याण ही नहीं बल्कि इनकी सुरक्षा, आदर्श सम्मान के प्रति ठोस और ईमानदार प्रयास, सतत प्रक्रिया जिसके प्रति मजबूत इच्छा शक्ति जरूरी, जो कांग्रेस और बीजेपी में देखने को नहीं मिलती है, जबकि बीएसपी ने ऐसा करके दिखा दिया है। तो प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में एक्शन मोड में आने से बहुत सारे दल परेशान होंगे। राष्ट्र की बात में आज वो भी एक सवाल है, लेकिन पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, क्या अब की बार प्रियंका कर पाएंगी चमत्कार? क्योंकि कांग्रेस की हालत खराब है वो यूपी में, सबको पता है। और दूसरा, यूपी में किसका खेल बिगाड़ेगी कांग्रेस? कौन सी पार्टी ज्यादा परेशान प्रियंका के एक्टिव होने से? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की महिला युवा नेता अलका लांबा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। जाहिर है आज प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है तो कांग्रेस ने आज अलका को भेजा है। बीजेपी की तरफ से के शर्मा आ गए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील साजन को आप देख रहे हैं, बीएसपी की तरफ से डॉक्टर एमएच खान है और विनोद अग्निहोत्री हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। यूपी में खासी दिलचस्पी और खासी महारत इनको हासिल है यहां की राजनीति में। आप सभी का स्वागत। अलका, आप ही से शुरू कर रहा हूं। अलका, यह चमत्कार कैसे होगा? मैंने अभी आंकड़े दिखाए पिछले 4-5 चुनाव के, लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी आपको पता हैं। प्रियंका के इतने एक्शन मोड में आने से ठीक है, मतलब आना चाहिए और करना चाहिए, पर क्या आपको वाकई लगता है कि 7 सीट से और सरकार बनाने तक का रास्ता प्रियंका अकेले तय करवा पाएंगी कांग्रेस को इस बार? मानक जी, आपको किसने कहा प्रियंका गांधी जी अकेली है? उन्होंने यूं ही 40% महिलाओं को, कुल टिकट का 40% महिलाओं को देने का यूं ही नहीं कह दिया, पूरा होमवर्क किया उन्होंने जमीनी तौर पर। और इन 40% महिलाओं को जिनको वायदा किया टिकट देने का, उनको तैयार करने का काम प्रियंका गांधी जी ने किया है। आपने कहा हालत ठीक नहीं कांग्रेस की, मैं आपसे पूछना चाहूंगी उत्तर प्रदेश में हालत ठीक है किसकी? युवा हो, बेरोजगार है, महिलाएं हो, बलात्कार की शिकार है, न्याय अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसान आंदोलित है पूरी तरह से, अपराध का राज है, विकास के नाम पर क्या क्या वहां पर खेल हो रहे हैं सबको मालूम है। आज किसके हालात ठीक है? और चमत्कार प्रियंका गांधी जी कांग्रेस नहीं करेगी, चमत्कार उत्तर प्रदेश के अब लोग करेंगे। मायावती जी जो बयान दे रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मायावती जी की बौखलाहट क्या है। अगर कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री और कहीं देश का इकलौता मुख्यमंत्री दे दिया है, बौखलाहट क्यों है? बहन जी को तो आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए था। बहन जी की पार्टी में उनके अलावा दूसरी महिला नेता का कोई नाम बता दे, चुनौती देती हूं, उन्हीं के प्रवक्ता बता दें, कोई नाम नहीं बता पाएंगे। और बहन जी को यहां पर भी स्वागत करके कहना चाहिए था, और दूसरे दलों को भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, कि अगर प्रियंका गांधी जी ने 40% कहा है तो हम 50% महिलाओं को भागीदारी देकर, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके, उनका सशक्तिकरण करके विकास में उन्हें शामिल करेंगे। एक बार बताती हूँ, 30 लाख लोग आज पंचायतों में पंच और सरपंच, और 30 लाख में 10 लाख महिलाएं हैं। किसकी देन है? कांग्रेस के पंचायती राज की देन है। क्या 10 लाख महिलाएं पंच और सरपंच है? देश भर में 4120 विधायक हैं देश भर में, उन 4120 में से 334 महिलाएं खड़ी हैं। अगर आप आ जाएंगे
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 में से 44, मात्र 44 महिलाएं विधायक है। पार्लियामेंट में आ जाइए देश की 542 सांसदों में से 78 महिलाएं मात्र जो हैं वो सांसद हैं। 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। घोषणा पत्र उठाइए, कहा था 33% महिला आरक्षण बिल कानून लाकर महिलाओं को अधिकार देंगे। 7 साल पूरे हो गए, 3 साल रह गए। हमें पूछते हैं हमने क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस के पास 1984 के बाद कभी पूर्ण बहुमत की अपनी खुद की सरकार आई? अच्छा, ठीक है। अगर होती तो ये भी हम कर गए होते। आज इनके पार्लियामेंट, मुझे लगता है इनको स्वागत करना चाहिए। और अगर ये विरोध करते हैं, महिला आरक्षण का जो ये मुद्दा है, इस पर तो आपने विस्तार से अपनी बात रखी, लेकिन जो मैं पूछ रहा था आपसे वो आपने नहीं बताया। चले ठीक है, जाहिर है आप तो ये कहेंगी कि यूपी की जनता नाराज है और कांग्रेस अकेले सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। हर पार्टी यही कहेगी, मैं आपसे भी यही उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन अलका, आपको क्या लगता है, प्रियंका के एक्शन में आने से, चुनाव मैदान में उतरने से और मिशन मोड में आने से, इतना ज्यादा एक्टिव होने से ज्यादा परेशान कौन है यूपी में? क्या सत्ताधारी बीजेपी या बाकी विपक्षी दल या उनमें से कोई और? देखिए मानव जी, आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या प्रियंका गांधी जी चंद 6 महीने 2 महीने पहले चुनावों से पहले सक्रिय हुए हैं? आपको पता है वो कब से उत्तर प्रदेश की महासचिव है? 5-6 साल से तो लगातार हम ही देख रहे हैं। बड़े बड़े लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने उस मैदान को छोड़ा नहीं। हर चुनौती के बाद, हाथरस से लेकर, उन्नाव से लेकर, लखीमपुर खीरी से लेकर, कौन मैदान छोड़ के भाग गया? अलका, कौन कौन से बड़े बड़े महारथी मैदान छोड़ के भाग गए? नहीं, आप देख लीजिए, मायावती बहन जी आपको दिखती है इस मैदान में? मुझे बता दीजिए। 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही और उसके बाद भाजपा की 10 साल में मायावती बहन जी कभी सड़कों पर दलितों के बीच में, अन्याय के खिलाफ किसानों में, कभी घर में उनके हाथ पकड़ कर बैठी हो, कभी दिखे? अब आ जाइए समाजवादी, वो तो अब आप 6 महीने पहले देख लीजिए, जब तालेबंदी भी थी, जिस तरीके का काम जमीन पर प्रियंका गांधी जी और उनकी टीम ने लोगों के लिए वहां पर किया, चाहे बसें देनी है, चाहे राशन देना है, वो काम अगर आपको दिखा हो। अब भाजपा सत्ता में बैठी हुई है, बौखला गई है कि महिलाओं को आगे कर उनको सशक्तिकरण कर, लड़की हूं लड़ूंगी, लड़की हूं लड़ूंगी, लड़ सकती हूं। और उनका पोस्टर देखिए, उसमें डॉक्टर है, घरेलू महिला है। ओके, पहले के शर्मा, उसके बाद बाकी मेहमान। पहले के शर्मा, प्रियंका के एक्टिव होने से आप खुश हैं कि विपक्ष का वोट बटेगा, कटेगा, या फिर आप परेशान हैं कि कहीं प्रियंका सेंध ना लगा दें बीजेपी के वोट में? के शर्मा। मानव जी, देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जो भी चाहे, नारी शक्ति हो, महिला शक्ति हो, युवा शक्ति हो, सारी शक्ति आए और अपना हाथ आजमाए, इसमें आपत्ति क्या है? लेकिन एक अच्छी बात अभी आपने अलका जी से पूछा कि क्या प्रियंका के आने से चमत्कार होगा, तो उनका जवाब उसमें आपने सुन लिया, लेकिन मैं बताता हूं आपको। अभी अलका जी ने कहा कि 5-6 साल से वो यूपी की प्रभारी है, तो चमत्कार तो होगा मानव जी। पिछली बार भी चमत्कार हुआ था, कांग्रेस हो गई थी हाफ, इस बार होगी पूरी तरह साफ। यही चमत्कार अब बाकी है, ये चमत्कार इस बार होना है वहां पर। तो इसमें कहीं वो नहीं है, ये महिला शक्ति, एक इनके वृद्ध भाई हैं जो तथाकथित युवा है, वो पिछले 6-7 साल से युवा शक्ति का आह्वान कर रहे थे। अब वो बेचारे युवा शक्ति से थक गए, तो अब इनके एक बहन है, वो महिला शक्ति का आह्वान कर रही हैं। और अभी इनके भाई जो थे, युवा शक्ति का भी आह्वान, माँ दुर्गा का जो व्याख्यान देश भर में सुनाया, के शर्मा, आपने क्या कहा? कौन से भाई? मैं ठीक से सुन नहीं पाया था। युवा नेता तो आपने कहा, लेकिन आपने कौन से भाई कहा? आपने क्या कहा? वृद्ध? मैंने गलत भाई तथा जो ना जी, मैं वृद्ध भाई कहाँ बोला? मैंने कहा उनके बड़े भाई, बड़े भाई, तथाकथित युवा शक्ति। अरे तो युवा नेता की परिभाषा आप ही बता दीजिए भाई। हाँ, बड़े भाई, उनको थोड़ा तो युवा बता दीजिए। युवा नेता कौन सी उम्र में बताइए युवा नहीं रह जाता? मुझे क्या करना बता के साहब, मैं कौन सा क्लेम कर रहा हूँ? हाँ बताइए। मानव जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 40% मैंने शांति से अलका जी को सुना है। आ रहे के शर्मा उसी पे आ रहे। बंद कराइए ना, इस तरह डिबेट नहीं करूंगा। हाँ बोलिए। या तो आप पूरा बुलवा लीजिए। बोलिए अलका जी को पूरा बुलवा लीजिए, फिर मेरे से बुलवाइए। बोलिए। मुद्दे पर ला रही हूँ आपको। नहीं, उनको आप पहले बुलवा लीजिए या तो बंद कराइए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। आपका नंबर है के शर्मा, बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो इनके मैं ये कह रहा था कि जो तथाकथित युवा, जो युवा शक्ति का आह्वान कर रहे थे, वो थक चुके हैं, अब वो घर बैठ गए।
तो ये वास्तव में जो है विरासत के वर्चस्व में जंग जो मची है उसका तो हम मजा लेंगे मानक जी, आप समझिए इसको अच्छे से। और हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज हमें अब जो महिला आरक्षण की बात हम सुन रहे थे उसमें एक बड़ा अच्छा प्रश्न भी पूछा गया है। उसमें पूछा गया कि तमाम अनुभव ये हैं कि जब महिलाओं को कोई पद मिलती है तो उनके वो या तो किसी की पत्नी होती है, किसी की वो होती है, बेटी होती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस परिवारवाद और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही था, क्योंकि उस मंच में 10 पुरुष जो 10 लोग बैठे थे मानक जी, 7 पुरुष थे और 3 महिलाएं, और तीनों महिला विरासत पुत्री बैठी थी वहां। एक हर्षवर्धन सिंह की बेटी बैठी थी, दूसरी जो है प्रमोद तिवारी की बेटी थी, और तीसरी प्रियंका जी स्वयं राजीव गांधी की बेटी। ये विरासत पुत्रियां वहां बैठ के ये महिला शक्ति का आह्वान कर रही हैं। आश्चर्य है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो इनका ये ढोंग है महिला शक्ति का आह्वान। और एक बात और भी कह दूं, आप बड़ी प्रेरणा प्राप्त की है उत्तर प्रदेश में जो है प्रियंका जी, कोई पारो जी हैं, उन्होंने उनको प्रेरणा दी, वैष्णवी जी ने प्रेरणा दी। ऐसे ही प्रेरणा इनके तथाकथित युवा भाई को कलावती जी से भी मिली थी, जो गरीबी सीख के आए थे, कलावती के घर रात को पूड़ी खा के सो के। तो उनको वहां कलावती से भी एक प्रेरणा गरीबी की मिली थी। फिर वो मथुरा में जो है फटा जेब, जो है कुर्ते का जेब फाड़ के हाथ निकाल के दिखा रहे थे, ये होती है गरीबी। तो वैसी ही इनको प्रेरणा जो है पारो और वैष्णो के शर्मा, आप बिल्कुल देखिए, आपका हक है राजनीतिक तौर पर कटाक्ष करने का, तंज कसने का, लेकिन सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। अलका लांबा कह रही है 40% महिलाओं को हमने टिकट देने का ऐलान कर दिया। आप कितनी महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, आप बताइए। बहुत अच्छे, धन्यवाद मानक जी। पूछिए 40 से 50 देंगे या नहीं देंगे? जो है ना भेड़ चाल में जो है विश्वास नहीं रखते हैं। याद रखिए, महिलाओं की हम संगठन में 33% आरक्षण देने वाले पहले दल है। सुनिए, बहुत अच्छे। इनको थोड़ा चुप कराइए तो बोलूं। हाँ। मैं इनको थोड़ा चुप कराइए। महिलाओं की वन बाय वन आपने क्या सवाल पूछा, हल्का एक सेकंड जवाब भी सुनिए, एक एक करके। हाँ बोलिए, के शर्मा बोलिए। सुन लीजिए, पहले हम आरक्षण देने वाले हम पहले दल हैं संगठन में। हमने जो है महिला, अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए। महिला आरक्षण की अभी ये तमाम बातें कर रही थी, इनके ही सहयोगी दल थे ना जो कूद कूद के फाड़ रहे थे महिला आरक्षण बिल को। वो कौन थे? इनके ही तो गठबंधन दल के लोग थे। तब क्यों नहीं है बाहर आए? दूसरी बात रही कि चुनाव में किसको टिकट देना या न देना, हम तमाम आज भी जो है विधानसभा में 36 महिलाएं, जो 44 गिना रही है उसमें 36 महिलाएं भाजपा की जीत कराई हैं, और लोकसभा में सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व तो हमारी ही है। तो हमें न सिखाइए महिला, लेकिन 325 में से 325 में से 36 10% भी नहीं होता है। अलका जी अच्छे से जानती होंगी, नैना साहनी कांड को भी याद करें और भावरी देवी को भी, उनको भी याद करें। ये कांग्रेस के चरित्र हैं, भावरी देवी और नैना साहनी का काट के तंदूर में भून डाला जिन महिलाओं को, वो भी राजनीति में थी। तो उनको याद करें। अलका लांबा इसी दिल्ली में, इसके बाद अपनी बयान देने की बात करें, उसके पहले ना करें। महिला सशक्तिकरण की बात ये ना करें। बयानों में संघ की महिला विरोधी सोच दिखती है, संघी महिला विरोधी सोच का प्रदर्शन। कांग्रेसी काट महिलाओं को तंदूर में भून दे, उनको गला काट कर नाले में फेंक दे, और हम महिला विरोधी हैं। हम महिला विरोधी हैं मानक जी। पूछिए किसको तंदूर में भूना था, किसको तंदूर में भूना इन लोगों ने, किस महिला को काट के तंदूर में भून डाला, इनके कांग्रेसी युवा नेता ने। याद नहीं आ रही है अलका लांबा? इसी दिल्ली में पैदा हुई है ना अलका लांबा। बचा ले गए होते। आज आप उन्नाव का विधायक जेल की सलाखों के पीछे है, भूलना मत। और प्रियंका गांधी जी उन्हीं उन्नाव हाथरस की पीड़ित बेटियों को टिकट देकर आगे लाने की लड़ाई लड़ रही है, और आप उसका शोषण कर रहे हैं। अपराधियों को, बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की अजय बिष्ट सरकार कर रही है, ये हम देख रहे हैं। आप हमेशा अपराधियों के साथ खड़े रहे हैं, और प्रियंका गांधी हमारी शोषित पीड़ित बेटियों और उनके परिवारों को हक, अधिकार, सम्मान देने की बात कर रही है, और आपकी बौखलाहट ओके, आगे बढ़ रहा हूं। ओके, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया, आगे बढ़ रहा हूं। पहले सुनील साजन और
एमएच खान से जरा राय ले लूं विनोद जी, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास भी। सुनील साजन बोलिए। अलका लांबा कह रही हैं बड़े बड़े दिग्गजों ने मैदान छोड़ दिया, अखिलेश यादव चुनाव से 6 महीने पहले दिखाई दिए मैदान में। प्रियंका गांधी 5-6 साल से लगी हुई हैं, और उनकी आज की घोषणा को और उनके पूरे मिशन को हल्के में मत लीजिएगा सुनील साजन, वो वोट काटने के लिए नहीं आई है यूपी में। नहीं, देखिए, मैं किसी को हल्के में मानक जी नहीं लेता हूं, ना मैं कांग्रेस को हल्के में ले रहा हूं, ना बीजेपी को, ना बसपा को, किसी भी दल को। कोई छोटा दल, कोई अकेले निर्दलीय लड़ने भी आ जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो उसे हम हल्के में नहीं लेंगे। और मैं मानक जी एक बात साफ कर दूं आपकी डिबेट में कि ठीक है, प्रियंका जी ने कहा कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अधूरी बात कही। उन्होंने उन्नाव की लड़की का जिक्र किया, उन्होंने हाथरस की लड़की का जिक्र किया। उन्नाव की लड़की पिछड़े समाज से थी, हाथरस की लड़की दलित समाज से थी। तो आप इस 40% में कितने ओबीसी महिलाओं को लड़ाएंगे, कितनी दलित महिलाओं को लड़ाएंगे, यह भी प्रियंका जी को बता देना चाहिए। जब 33% महिला आरक्षण कांग्रेस में लागू होना था, तो समाजवादी पार्टी यही तो बात कह रही थी कि आप ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण तय कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों चाहते हैं कि महिलाएं तो आए, लेकिन पिछड़े समाज की ना आए, दलित समाज की ना आए, गरीब की ना आए, गांव से ना आए, राजे महाराजे के घर से आ जाए, उद्योगपति के घर से आ जाए, आईएएस की बीवी आ जाए, बड़े घराने की पत्नियां आ जाए, बड़े घराने की बेटियां आ जाए। आप अगर प्रियंका जी उन्नाव का जिक्र कर रही हैं, प्रियंका जी हाथरस का जिक्र कर रही हैं, तो आप बताइए ना कितने % आप ओबीसी, एससी और मुसलमान का और एसटी का कितना आरक्षण देंगे? अरे तो आप वो कह रही हैं आप उतना ही दे दीजिए, नहीं, आप दे दीजिए, आप 40% दे दीजिए और उसमें डिवाइड कर दीजिए। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी, इससे पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो हमारी आदरणीय पूर्व सांसद डिंपल यादव जी ने 1090 पर काम किया था, जो उत्तर प्रदेश में नहीं देश में ऐतिहासिक है। कुपोषण पे काम किया था, हम लोगों ने महिलाओं को मंत्री बनाया था, महिला के खिलाफ नहीं है। और आप बताइए कि पंचायत में आरक्षण की बात किसने कही थी? आरक्षण किसने लागू कराया था पंचायत में? नेताजी ने। देखिए, सवाल सिर्फ इस बात का नहीं कि हमको टीवी में, अखबार में स्पेस लेना है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं हटा पाएगी, हटाएगी तो समाजवादी पार्टी हटाएगी। आप टीवी पर जरूर भाजपा और कांग्रेस की बहस करा सकते हैं, लेकिन गांव-गांव जो उत्तर प्रदेश में बहस है वो यही है कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी हटाने जा रही है। ठीक है, ओके। तो हम महिलाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो डॉक्टर एमएच खान है, ठीक है, उस पर स्पष्ट करें कि क्या करेंगे। ओके, डॉक्टर एमएच खान, डॉक्टर खान बताइए, अलका कह रही है सबसे ज्यादा परेशानी लगता है मायावती जी को हो रही है प्रियंका गांधी के उतरने से और महिलाओं के लिए ये ऐलान करने से। उनको लगता है उनका वोट बैंक खिसक रहा है। महाराज जी, एक तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं कि इतने देर के बाद आप आए। जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक एमपी था, उसको आपने बहस का लंबा चौड़ा करने दे दिया। हमारी पार्टी का 10 एमपी है, आप हमारे 4थे नंबर पर आए। पार्टी ये तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आप तो मत देना चाहते हैं, किस मत नहीं देना। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। इनका चरित्र, कैरेक्टर कहीं फलप्रद नहीं होता है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। अब ये साहब कह रहे हैं कि मायावती कहना जा रहा है, ये प्रियंका गांधी क्या है? प्रियंका गांधी तो है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही डॉक्टर खान, एक सेकंड रुकिएगा। एमएस खान साहब एक सेकंड रुकिएगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सर, रुकिए ना एक सेकंड, मैं ठीक करवा रहा हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, उसको ठीक करवा रहा हूं, वरना टेलीफोन के जरिए आपको जोड़ता हूं। आपकी राय इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करूंगा, वादा कर रहा हूं। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी, इतने एमएस खान साहब आ रहे हैं, इतने विनोद जी आप बताइए जरा। विनोद जी, ये प्रियंका के आने से सबसे ज्यादा परेशानी इस बार यूपी में किसको होगी? तो सबको अपने अपने हिसाब से होगी, जिसका जितना उसमें नुकसान होने की संभावना है।
मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि दरअसल देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जो है ताकत हिंदुत्व का ध्रुवीकरण है। हाँ। हिंदुत्व की राजनीति। बसपा की ताकत दलित ध्रुवीकरण है और सपा की ताकत सामाजिक न्याय का ध्रुवीकरण है। कांग्रेस की ताकत एक जमाने में सेकुलरिज्म हुआ करती थी, लेकिन आज वो एक तरह से वो हथियार जो है वो धारहीन हो गया है। तो कांग्रेस ने महिला ध्रुवीकरण, महिला सशक्तिकरण का एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है और कांग्रेस जातीय ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण से अलग हट करके एक महिला ध्रुवीकरण का कार्ड जो है ये दांव चला है प्रियंका गांधी ने। और इसमें दो चीजें छिपी हुई है मानक, इसमें दो चीजें मानक की छिपी हुई है जिनको पढ़ने की जरूरत है। पहले ये कि मैं आज कह रहा हूं कि आखिरकार देर सवेर अगर ये कार्ड चल गया चुनाव से पहले, इसमें अगर महिलाओं में ट्रैक्शन बना, तो अलका जी बैठी हुई है, मेरी बात को नोट करें, तो प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से चेहरा बन सकती हैं। क्योंकि फिर महिला सशक्तिकरण की जब आप बात करेंगे तो महिला मुख्यमंत्री की बात भी होगी और बहुजन समाज पार्टी महिला मुख्यमंत्री का दांव खेलेगी, तो उसकी काट के लिए कांग्रेस को किसी महिला को आगे लाना पड़ेगा और प्रियंका गांधी से बड़ी महिला इनके पास कोई दूसरी है नहीं। एक तो ये बात छिपी हुई है। दूसरी बात ये छिपी हुई है कि अगर ये कार्ड चल गया और कांग्रेस को चुनाव में नतीजे अच्छे मिल गए, मैं नहीं कह रहा सरकार बन जाएगी, लेकिन अगर उसकी सीटें बढ़ गई, उसका कुछ वोट प्रतिशत बढ़ गया, तो ये कार्ड फिर कांग्रेस अन्य राज्यों में भी खेलेगी और लोकसभा चुनाव में भी महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और वो जो राज्यसभा में लंबित पड़ा हुआ है विधेयक महिला आरक्षण का, उसको पारित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी और उसको लोकसभा चुनाव तक ले जाएगी। इसमें ये दूरगामी राजनीति छिपी हुई है विनोद जी। ओके, बहुत बढ़िया विनोद जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना वोट है। जैसे आपने बताया बीजेपी का हिंदुत्व का वोट बैंक है, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का दलितों का वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का यादवों का और मुस्लिम MY वो वोट बैंक है। असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, वो भी मुसलमानों को ज्यादा अपने रेडार पर रख रहे हैं। लेकिन इसे क्या एक जुआ नहीं मानेंगे विनोद जी? आपने कहा अगर चल गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं चला तो ये जुआ ही तो है, क्योंकि शायद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि और किसी वोट बैंक में सेंध लगाना मुश्किल है और महिलाओं को एक अलग वोट बैंक क्रिएट करना शायद ज्यादा आसान है। देखिए मानक जी, ऐसा है कि दांव तो लगाना पड़ता है, जुआ तो खेलना पड़ता है राजनीति में। और रही बात ये कि देखिए महिलाओं का समर्थन जिसके साथ होता है उसको राजनीतिक फायदा होता है और सरकार बनती है। इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस के पास महिलाओं का समर्थन था, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस से महिलाओं का समर्थन अलग हुआ तो कांग्रेस कमजोर हुई। नीतीश कुमार को महिलाओं का समर्थन बिहार में मिलता है। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में थे महिलाओं का एक समर्थन उनके साथ था। ममता बनर्जी को महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक, ये सब जो NT रामाराव, ये सब महिलाओं के समर्थन से ही सत्ता में आते रहे। आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। तो कांग्रेस की ये सोच है कि महिलाओं का समर्थन अगर उसको मिल जाए तो निश्चित रूप से वो कुछ कर सकती है। और केंद्र में विनोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को भी महिलाओं का खूब समर्थन मिला है। रसोई गैस और शौचालय ऐसी स्कीम्स थी उनकी जो बहुत चली थी। हाँ बिल्कुल मिला है। 2019 में जो नरेंद्र मोदी जी को समर्थन मिला उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि रसोई गैस उज्ज्वला योजना और जो ये महिलाओं को लेकर के और जो तमाम सारी स्कीमें जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चलाई उनका एक फायदा मिला उनको। ओके, MS खान साहब सुन पा रहे हैं? MS खान साहब अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, अलका बताइए, अलका ये जुआ भी तो हो सकता है अगर ये नहीं चला गैम्बल, मान लीजिए, क्योंकि सब पार्टियों के अपने अपने वोट बैंक हैं। और जैसे मैंने और विनोद जी ने बताया, जब महिलाओं के लिए आप कुछ सिर्फ आरक्षण नहीं, सिर्फ टिकट नहीं, चुनाव लड़वाना नहीं, मंत्री बनवाना नहीं, जब आप घोषणाएं करते हैं, कुछ योजनाएं लाते हैं, तब महिलाएं आपके साथ आती हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी, प्रधानमंत्री मोदी, मैंने शौचालय और रसोई गैस गिनवाए, या और भी कई राज्यों में। आप ऐसा क्या देंगे महिलाओं को सिर्फ टिकट के अलावा जो वो आपके साथ आए? मानक जी, आप बारी बारी एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जुआ। जब आप जुआ इस्तेमाल करते कि जुआ खेल रहे हैं, तो मुझे महाभारत का कौरवों और पांडवों का वो जुआ याद आ जाता है कि कोई भी हारे और जीते, महिला हारी उस समय इसका चरित्र, उसका जो चीरहरण हुआ था, समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है महिलाओं की जब बारी आती है तो जुआ क्यों शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे इस पर बहुत बड़ी आपत्ति है। और मैं कह दूं, अगर ये आपके नजरिए से जुआ भी है तो ये महिला इस बार कोई भी हारे जीते, महिला जीते, महिला जीते, उसकी भागीदारी को प्रियंका गांधी जी सुनिश्चित कर देना चाहती हैं कि वो किसी जुए का मोहरा नहीं बनेंगी। वो खेल की, पूरे इस चुनाव की भागीदारी रहेंगी, वो फैसला करेंगी। और प्रियंका गांधी जी पर जिस तरह से बात की है
40% महिलाएं उनके पास तैयार है। उन्होंने ये भी कहा मैं 50 भी कर सकती थी, पर 40% महिलाएं आप पर 2 आरोप लगे हैं, आप पर 2 आरोप लगे। सुनील साजन ने अभी कहा 40% महिलाओं को तो दे दिया, उसमें SC ST OBC इनके लिए कुछ बताया क्या? और MS खान कह रहे हैं ये सिर्फ अखबारों में और टीवी के लिए घोषणा हुई। धन्यवाद मानव जी। भाजपा प्रवक्ता, समाजवादी के प्रवक्ता और BSP के प्रवक्ताओं को आपके दर्शकों ने सुना है, क्या उनको ये जवाब मिल गया कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस ने आगे बढ़कर 40% महिलाओं को उनका हक, अधिकार, भागीदारी, टिकट देने का वादे किया, हम 40 से बढ़कर 50 देंगे? किसी ने नहीं कहा, उल्टा इसका विरोध कर रहे हैं। तो इनकी महिला विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन हुआ। नंबर 2, समाजवादी कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 33% आरक्षण में SC ST OBC नहीं आ रहा था, इसलिए इन्होंने ही उसका विरोध किया, वरना आज महिला आरक्षण कानून पास हो गया होता। हमारे पास तो बहुमत था नहीं, ये रोड़ा बनकर बीच में आए। और अगर आरक्षण हो जाता, इनसे पूछिए, आपके हाथ में है ना, आरक्षण हो गया, अब आप दे दीजिए 100%, बहन जी दे देती सारी SC ST महिलाओं को, कौन रोक रहा? बोलिए MS खान साहब, बोलिए MS खान साहब, आपकी आवाज मिलेगी, उम्मीद है मुझे। इन्होंने रोड़ा अटकाया। MS खान साहब बोलिए। मानव जी, हाँ बोलिए। हमारी पार्टी की तो मुख्यमंत्री महिला ही बनती है, कोई पुरुष थोड़ी बनता है। हाँ बोलिए। पुरुष नहीं बनता हमारी पार्टी का। हमारी पार्टी का सुश्री मायावती जी महिला है, वो मुख्यमंत्री बनती है और दर्जनों मंत्री बनाती है महिलाओं को। अब ये सवाल लांबाजी उठा रही है, ये कौन कहाँ गया? ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों लफाजी करते हैं, दोनों हवाई बात करते हैं और बाद में खुश हो जाते हैं। मैं यहीं बगल में उन्नाव का रहने वाला हूँ, एक बूथ इनका नहीं बना है। अब महिलाएं कहाँ से लाएंगे? इनके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, पुरुष नहीं मिल रहे हैं, कैंडिडेट कहाँ से महिलाओं कैंडिडेट ले आएंगे? ये अपने घराने के लोगों को ही अपना बनाना चाहती है तो बना लें। और सवाल इस बात का है कि प्रियंका गांधी हो रहा है, कह रही है कि वहां नहीं पहुंचे। प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी है ना भाई, हमारे वहां भी जनरल सेक्रेटरी है, सारे लोग पहुंचते हैं। और सोनिया गांधी कहाँ है? आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? इटली में है कि इंग्लैंड में है कि जापान में है? कहाँ है? रायबरेली में रोज बलात्कार हत्याकांड हो रहा है, कहाँ है सोनिया गांधी जी? जरा बताइए, क्या सवाल जवाब दीजिएगा। सोनिया गांधी जी इंग्लैंड में है, इटली में है, कहाँ है? अरे सवाल वो करिए जो अच्छी लगती हो। सवाल ये नहीं होता है चुनाव के एंड वक्त पर आकर के आप बात यहाँ करिए कि आरक्षण दे रहे, आरक्षण गिर गया। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो आप जानिए, हमारी पार्टी का जो है सज्जन हिताय सज्जन सुखाय, सबको बराबरी का हिस्सा मिलेगा और सबको बराबरी का हिस्सा देकर के हम सत्ता में भागीदारी देंगे। ओके MS खान साहब, अचानक क्या हुआ कि आपने सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा उठा दिया? क्या हो गया अचानक ऐसा? नहीं, आखिर कहाँ है वो है कहाँ? आप बताइए ना, कहाँ है वो? विदेशी मूल का मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ। उनका मायका तो है ही नहीं हिस्ट्री में, उनका मायका तो इटली में है, तो इससे इनकार नहीं हो सकता ना। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कहाँ दिखाई दे रही है कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष? कहाँ दिख रही है? मानक जी मुझे बताइए, आप कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? FIR दर्ज कराई जाए क्या? रायबरेली वाले ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी कहाँ? भाई यहाँ तो रोज बलात्कार हो रहा है, रोज गुंडागर्दी हो रही है, पूछने तक नहीं आ रही है। अरे भाई प्रियंका गांधी को बना दो अध्यक्ष, वही घूमती रहेंगी। ओके, अलका लंबा रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद जा रहा हूँ आगे। अलका क्विक रिस्पॉन्स। आप देखिए क्या हालत बना रखी है इन्होंने कांग्रेस की। मानव जी, BSP के प्रवक्ता को कहिए, मैं सुझाव दे रही हूँ, बहन जी मायावती जी को कहिए बीजेपी के चश्मा जो है उसे लगाना बंद करे, उनके नजरिए से देखना बंद करे, सब कुछ दिखेगा कि कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए 24 अक्टूबर और थी। संसद सत्र इस समय चल रहा तो संसद में भी गई है, वो हर जगह गई है। कोरोना काल की वजह से उनकी आपको उतनी सक्रिय सड़क पे नहीं दिखी, लेकिन बहन जी को तो कोई समस्या नहीं थी। बहन जी कब गई हाथरस, कब गई उन्नाव, कब सड़कों पर उतरी हुई दिखी है। और आज ये एक महिला पर व्यक्तिगत जो है उनका ओके, सुनील साजन फिर के शर्मा, सुनील साजन, सुनील साजन बोलिए। बिस्त्री बंद कर देना चाहिए, सुनील साजन, उनके बस की रही नहीं, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए बहन जी। सुनील साजन बोलिए। सुनील जी, बनकर बहन जी देखिए मानक जी। हाँ बोलिए। जी मानक जी, देखिए समाजवादी पार्टी का एक बात मैं बिल्कुल पक्ष साफ रख दूं कि समाजवादी पार्टी का ये मानना है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो हम तो सहमत हैं, अगर इस देश में 50% संख्या
महिलाओं की है तो भागीदारी होनी चाहिए। सवाल यह खड़ा होता है कि जब सरकारों में आप थे तो आपने क्या किया। समाजवादी पार्टी जब 5 साल पिछली सरकार में थी तो महिलाओं के लिए पेंशन, कन्या विद्याधन और सरकारी कर्मचारियों से 2014 में मुख्यमंत्री रहते माननीय अखिलेश यादव जी ने एक फरमान जारी किया कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने दहेज लिया या नहीं लिया। और जो आवेदन आए समाजवादी पार्टी में, बड़ी संख्या में महिलाओं के आवेदन आए हैं और समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनाव लड़ाएगी। लेकिन फिर मेरा एक वही सवाल है, आप कितनी ओबीसी की महिलाओं को लड़ाएंगे, कितनी दलित महिलाओं को लड़ाएंगे, कितनी मुस्लिम महिलाओं को लड़ाएंगे, कितनी एसटी महिलाओं को लड़ाएंगे? ठीक है, ओके के शर्मा, को लड़ा करके के शर्मा आप कह रहे हैं हम महिलाओं के लिए और हमारे देखिए महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने यूपी में बहुत स्कीम चलाई है। क्या आपके मन में भी डर है, चिंता है कि अगर ये महिलाओं का एक अलग वोट बैंक बन गया प्रियंका गांधी के लिए तो दिक्कत हो जाएगी? के शर्मा, देखिए मानक जी, आपने सही बात कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने केंद्र और राज्य दोनों में ही महिलाओं के लाभ के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई और उनका लाभ जमीन पर लोगों को मिला है। वो शौचालय से लेके सिलेंडर, निःशुल्क सिलेंडर तक की बात हो या निःशुल्क शिक्षा की, तो वो सब ये तो कह रहे हैं हम तो कर चुके हैं और उसका लाभ जनता को मिल रहा है। लेकिन विनोद जी ने एक अच्छी बात कही, जो प्रश्न आप भी उठा रहे हैं कि क्या एक अलग महिला वोट बैंक बन सकता है क्या? एक तरफ देखिए महिला वोट बैंक, मैंने डिवाइडेशन वोट बैंक बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ सपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो उसमें जो है जाति में बांट रहे हैं उसको, तो कि जाति के आधार पर। तो ये जो जाति का जहर, अलग वोट बैंक का जहर, ये इनको विकास से कुछ लेना देना नहीं है। इन लोग को बांटना है, डिवाइड करना है, विभेद करना है, उसमें से किसी तरह वोट लाना है। लेकिन मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि महिला कोई अलग नहीं, वोट बैंक हम उसको मानते ही नहीं, कांग्रेस मानती हो तो माने। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में, विनोद जी यहाँ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में गत पिछले 6-7 वर्षों में, मानक जी ये थोड़ा मैं अलग विमर्श में भी ला रहा हूं इस डिबेट को आपके, कि 6-7 वर्षों में बहुत से प्रयोग हुए हैं। आपने 2017 का एक प्रयोग देखा कि यूपी के 2 छोरे आपस में मिले और फिर यूपी की जनता ने छुहारा बना के दोनों को लौटा दिया। फिर इसके बाद 2019 में बुआ और भतीजे मिल गए, फिर एक नया प्रयोग वहां पर हुआ। तब भी तमाम पॉलिटिकल जो पंडित थे, बड़े बड़े ज्ञान उन्होंने बांटा कि ऐसा ध्रुवीकरण होगा, ऐसा वोट बैंक बनेगा, मुस्लिम एक हो जाएगा, दलित हो जाएगा, यादव हो जाएगा। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन चुनाव के समय में राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर डिबेट्स करने का यह बड़ा फायदा होता है। हर पार्टी उस मुद्दे पर पूरी तैयारी करके अपने प्रवक्ता को भेजती है, हर कोई बताता है हमने महिलाओं के लिए ये किया, ये किया, ये किया। मीनिंगफुल डिबेट होती है, पता लगता है कि एक एक मुद्दे पर हर पार्टी का स्टैंड क्या है। ऐसा ही एक दिन आज भी था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका गांधी के इस नए जो उन्होंने मुद्दा उठाया उस पर अपना पक्ष रखने के लिए। के शर्मा, अलका लांबा, एमएच खान, सुनील साजन, विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय